सभी को भी नमस्कार। टेस्ट नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले 11 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारे टेस्ट आपके बहुत अच्छे हुए होंगे। आज का टेस्ट भी बहुत ही शानदार बनाया गया है। इसमें सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सीरीज के साथ साथ मिसिंग नंबर का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट में आपको पैसेज एंड कंक्लूजन का एक क्वेश्चन मिलेगा, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। आते सबसे पहले क्वेश्चन पे। ये लीजिए, सीरीज का आपके सामने क्वेश्चन आ गया। जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार से सीरीज का क्वेश्चन आए, छोटे नंबर से स्टार्ट होकर बड़े नंबर की ओर जा रहा है, तो समझ जाना इसके साथ साथ मल्टीप्लाई हो सकता है और मल्टीप्लाई के साथ साथ में स्क्वायर और क्यूब का फंडामेंटल भी लग सकता है। तो अगर इसके बारे में डिस्कस करें तो बच्चे इसने क्या कर दिया, 13 इंटू में 1 प्लस में 1 की पावर 1। 13 इंटू 1 करोगे 13, प्लस में 1 की पावर 1 करोगे 1। 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला 14 इंटू में 2 प्लस में 2 की पावर 2 कर दिया, तो 14 इंटू में 2 करोगे 28, 2 की पावर 2 4, 28 और 4 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। इसी प्रकार 32 इंटू में 3 कर दीजिए और प्लस में 3 की पावर 3, तो कह सकता हूं क्या 96 आ जाएगा। और 96 प्लस में 3 की पावर 3 होती है 27, इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 123 आ जाएगा। अगली बार बच्चे क्या आएगा, अगली बार आएगा 123 इंटू में 4 और प्लस में 4 की पावर 4 आ जाएगा। तो 123 इंटू में 4 करोगे कितना आएगा, 4 तिया 12, 8 और 1 9, ये आ जाएगा 492। और 492 प्लस में अगर आप 256 होता है भी 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 256 होता है। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 9 और 5 14, उसके बाद 6 और 1 7, 748 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर वाला। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चे। अगर यहां पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूं तो यहां पे किसको टारगेट किया गया है, वोवल को टारगेट किया गया है। ए के बाद में अगला स्वर क्या आता है, ई, उसके बाद अगला आई, आई के बाद अगला स्वर क्या आएगा आपका, ओ आएगा। और अगर ओ के बारे में बात करें तो केवल एक ही ऑप्शन में है, वो डी नंबर में है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, देखो इसका मतलब एक्ट हो गया, इसका मतलब एग हो गया, इसका मतलब इंक हो गया। मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है और सबसे पहले स्वर को ले रहा है, तो कह सकता हूं क्या अगला स्वर आपका क्या होगा, ओ ही होगा। तो 4 नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में। ये लीजिए, अगली सीरीज आपके सामने आ चुकी है। जिस प्रकार एडीजी का रिलेशन इसके साथ है, वो रिलेशन क्या है समझिएगा। आप नोटिस करो, ए का रिलेशन प्लस के साथ है, तो ए का रिलेशन अगर प्लस के साथ है तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे है। डी का रिलेशन बराबर के साथ है, डी का रिलेशन बराबर के साथ है 1 2 3 4, 4 नंबर पे है। बताइए जी का रिलेशन 2 के साथ है, जी का रिलेशन 2 के साथ है 1 2 3 4, 4 पे है। तो कह सकता हूं क्या हर चौथा सिंबल इसका कोड बन रहा है, बन गया कोड। इसी प्रकार बताइए सी का रिलेशन किसके साथ होगा, तो 1 2 3 4, बताओ डी के साथ होगा तो सबसे पहले डी आएगा, तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। ई का रिलेशन किसके साथ होगा भाई, 1 2 3 4 क्वेश्चन मार्क के साथ, तो अगला आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो कह सकता हूं क्या कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी वाला हो जाएगा। इसी प्रकार आई का रिलेशन किसके साथ होगा, 1 2 3 4 एट द रेट के साथ हो जाएगा। डन है अभी, सभी को समझ में आ गया। साथ साथ में बच्चे थम्स अप कर देना अभी, ठीक है। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्लासिफिकेशन का आ गया अभी। जिस प्रकार V का रिलेशन Z के साथ है, M का I के साथ है, R का S के साथ है। बताओ V कितने पे आता है, 22 पे, Z आता है 26 पे, कह सकता हूं क्या +4 हो गया। M आता है 13 पे, I आता है 9 पे, कह सकता हूं क्या -4 हो गया। डन है। और अगला देखो R का अगला S बन गया, अगला अल्फाबेट बन गया। डन है। तो एक बार +4 हो रहा है, एक बार -4 हो रहा है, अगली बार +1 हो रहा है। अब बताओ 1 11 और 20, तो सबसे पहले क्या करोगे, +4 करोगे, 1 में 4 जोड़ोगे 5, 5 पे आपका ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, ये भी कट है, ये भी कट है। अगला अगर आप नोटिस करोगे तो -4, 11 में 4 माइनस करोगे तो 7, 7 पे आपका क्या आ जाएगा बच्चे, जी आ जाएगा, 7 पे जी आ जाएगा। तो बताओ ई जी किसके अंदर है, ये भी कट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला अगर टी के बाद अगला अल्फाबेट आपका यू बन जाएगा। बताओ सबको समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चर्च उसी तरह ईसाइयों से संबंधित है जिस तरीके से सियानागोगी का रिलेशन किसके साथ होगा। तो मैं कह सकता हूं क्या ईसाइयों का जो पवित्र स्थान है वो चर्च है। ईसाइयों का पवित्र स्थान क्या चर्च है। उसी प्रकार यहूदियों का जो पवित्र स्थान है वो सियानागोगी नाम का ही जो भी है पहली बार सुना है मैंने इसका नाम, सही बताऊं तो, ठीक है। तो ईसाइयों का पवित्र स्थान क्या चर्च है, मंदिर मान लीजिए। तो बताओ यहूदियों का जो मंदिर है वो इसको कहा जाता है आप बोल लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, उस जोड़े का पता लगाना है जो बाकी से अलग है।
तो देखो बाकी से अलग जोड़े का पता लगाओगे। अच्छा क्वेश्चन है, समझना लॉजिक को ढंग से। इसने पता है क्या कर दिया, इसने ये दूसरी वाली संख्या है इसको मल्टीप्लाई 10 कर दिया और प्लस में 4 कर दिया, बराबर में तुम्हारा नंबर आ जाएगा। आप 10 इंटू 2 करोगे 20, 20 प्लस में 4 करोगे तुम्हारा 24 आ गया। आगे बात समझ में। इसी प्रकार अगला ये लीजिए 5 इंटू 10 प्लस में 4 कर दीजिए, तो 5 इंटू 10 करोगे 50, प्लस में 4 करोगे तो आपका 54 आ जाएगा। डन है भाई। अगला इसी प्रकार बताइए 3 इंटू में 10, आगे बात समझ में, प्लस में 4, और 3 इंटू में 10 करोगे 30, 30 प्लस में 4 करोगे बताओ बच्चे आपके 34 आ जाएगा। सब में पैटर्न सेम लग रहा है, इसमें वो पैटर्न नहीं लग पाएगा भाई। और इसमें अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 10 और प्लस में 4 करोगे तो तुम्हारा 64 आएगा, 64 आएगा। और आना कितना चाहिए, 66 आना चाहिए। तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। डन है अभी। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत अगर तुक्के लगाने वाली बात अगर करें तो आप कह सकते हो कि ये लास्ट का जो नंबर है इसमें तीनों में कॉमन है, ठीक है, इसमें कॉमन नहीं है तो ये हो गया। ये तुक्का लगने वाली बात है, लेकिन असल में लॉजिक तो यही है। आगे बात समझ में। कई बार लग जाता है घूम फिर के तुक्का कि यहां सर लास्ट का 4-4 बन रहा है, इसमें नहीं है तो हो गया ऐसा ही, ठीक है। ये थोड़ा आप चेक कर लेना। अभी आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बेजोड़ का पता लगाना है। पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, परमवीर चक्र हो गया और पद्मश्री हो गया। इन चारों में से डिफरेंट कौन सा होगा। तो देखो ये जो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है और पद्मश्री है, ये सब क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। एक तरीके से एक जो नागरिक होता है उसके लिए सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार जो परमवीर चक्र है ये एक वीर के लिए चक्र प्रदान होता है जो युद्ध के दौरान असाधारण काम करके दिखाए। समझ में है, जैसे आर्मी वगैरह उनमें दिया जाता है ये परमवीर चक्र वगैरह। ये तो एक सर्वोच्च सम्मान एक नागरिक के लिए, जबकि ये आपको दिया जाएगा युद्ध के दौरान दिया जाता है, एक वीर को प्राप्त होने वाला परमवीर चक्र होता है। तो इन चारों में से डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, आपका सी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। अभी आप अपने दिमाग में एक चीज हमेशा सेट रखें बच्चे, जब भी अल्फाबेट आपके लगभग 8 या 9 मिलते हैं तो लगभग आपको क्रॉस कोडिंग ही मिलेगी, क्रॉस कोडिंग, ठीक है। और वो कैसे होगी वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर किसी कोड के अंदर SOMEWHAT को कैसे लिखा जाता है, अभी इसको लिखा जाता है NRDLGVS और Z लिखा जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप एक काम करें, अल्फाबेट के नंबर लगा दीजिए। 19 पे आएगा, 15, 13, 5, 23, 8, 1 और 20। और ये आ जाए आपका 14, 18, 4, 12, 7, 22, 19 और 26। अब आप नोटिस करोगे, देखो मैं कह सकता हूं क्या, इसने क्या कर दिया समझो आप, इसने कर दिया अभी SO, अच्छा NRDLG, बिल्कुल सही लिखा है अभी। तो एक साइड तो आपका देखो, एक साइड तो -1, इस साइड भी -1 हो रहा है, हो गया -1। दोबारा आप चेक कीजिएगा, अगर दोबारा चेक करें तो भाई E का देखो D हो गया -1 और 13 का 12 हो गया तो -1, -1 चल रहा है क्रॉस कोडिंग के अंदर। यहाँ पे देखो 8 का 7 हो गया -1, 23 का 22 हो गया -1, 20 का 19 हो गया -1, 27 का 26 हो गया -1। क्रॉस कोडिंग के साथ में क्या चल रहा है बच्चे, -1 चल रहा है। डन है। इसी प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे। तो अगर इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो चलो भी बात करते हैं। वन सेकेंड, चलो भाई बात करते हैं। यह आ जाएगा SITU, उसके बाद में ATEOD। चलो भी आपको क्रॉस कोडिंग के अंदर एक एक माइनस करना है। अभी माइनस करोगे तो बताओ I का पिछला क्या हो जाएगा H और S का पिछला क्या हो जाएगा R हो जाएगा। HR बताओ किसके अंदर है, HR अगर बात करें इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है HR, बाकी इन सबके अंदर है। आगे अगर बात करें तो बताओ U का पिछला क्या हो जाएगा T और T का पिछला क्या हो जाएगा S हो जाएगा। T का पिछला S हो जाएगा, A का पिछला Z हो जाएगा। डबल S पास में आने चाहिए और डबल S अगर पास में देखेंगे तो ये देख लीजिए डबल S इसके अंदर है तो ये भी कट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला कह सकता हूं क्या, D का पिछला क्या हो जाएगा C और E का पिछला क्या हो जाएगा तुम्हारा D हो जाएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D वाला हो जाएगा। अभी सबको समझ में आ गया, डन है। ये लीजिए एक और क्वेश्चन आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का आ गया। कुछ चीजें आपको देख के पहचाननी पड़ती है बच्चे, पहचाननी पड़ती है। पहचानोगे कैसे कि आप नोटिस करो, दूसरा अल्फाबेट, चौथा अल्फाबेट, छठा अल्फाबेट, देखो मैच हो रहा है ना मैच। और बाकी इसने क्या कर दिया, ये 4 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 10 पे आता है, और उसके बाद ये 12 पे आता है और ये 15 पे आता है। कह सकता हूं क्या सबके अंदर +3 हो रहा है, +3। 4 में 3 जोड़ोगे 7, 7 में 3 जोड़ोगे 10, 12 में 3 जोड़ोगे 15। बताओ मेरी बात समझ में आ गई, डन है। इसी प्रकार से इसको निकालना है। तो कॉमन बताइए कौन सा रहेगा। एक तो आपका रहेगा BC, डन है।
एक आपका रहेगा आई, डन है, और एक आपका रहेगा एन, ये कॉमन रहेगा। एक पे आता है, एक में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा बी, 4 आ जाएगा, और 4 पे तुम्हारा क्या आएगा, डी आएगा। डी सी बताओ किसके अंदर है, ये भी कट है, ये भी कट है, डन है। उसके बाद टी का अगला करें, टी आता है 20 पे, 20 में 3 जोड़ोगे 23, 23 पे आपका डब्ल्यू आ जाएगा। सी के बाद डब्ल्यू बताओ, सी के बाद डब्ल्यू दे रखा है। ओ आता है 15 पे, 15 में 3 जोड़ोगे 18, 18 पे आर आ जाएगा, तो आर किसके अंदर, ये रहा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग तो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा। अगले के बारे में बात करते हैं भी, ये आगे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चे। इसने क्या कर दिया, सबका डिजिट सम कर दिया। डिजिट सम कैसे, अगर आप 1 + 5 करते हो तो क्या बनेगा 6, 1 + 8 करते हो तो क्या बनेगा 9, 4 + 0 करोगे तो क्या बनेगा 4, इन सबको जोड़ दीजिए तो 6 और 9 15, 15 और 4 19, ये लीजिए आपका 19 आ जाएगा, सबका डिजिट सम हो रहा है। इसी प्रकार से ये देख लीजिए बच्चे, 2 + 2 आ जाएगा, 4 + 1 आ जाएगा, 5 + 7 आ जाएगा, जोड़ दीजिए 4 और ये बनेगा 5 और ये बन जाएगा 12। बताओ 9 और 12 कितने हो जाएंगे, 9 और 12 आपकी 21 हो जाएंगे, बताओ, डन है बच्चे। अगला भी इसके बारे में बात करते हैं, 4 और 5 हो जाएंगे आपके 9, डन है। और आगे 9 और 7 कितने होंगे 15, और उसके बाद 8, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11। बताओ जोड़ो इसको 26, 26 और 9 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 35 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगले क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये इसके बारे में बात करते हैं। और अमर बट्टा कुत्ता खांसी हो गई क्या, चलो देखो, 4 4 का रिलेशन किसके साथ है, 7 के साथ है। इसने पता है क्या कर दिया, अच्छा पैटर्न बनाया है, इसने कर दिया 4 इंटू में 4, बट्टे में कर दिया 2 और माइनस में कर दिया 1, ये पैटर्न बना है, बस 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा बना है। अब 4 इंटू 4 करोगे बताओ कितना आएगा बच्चे 16, 16 बट्टे में 2 माइनस में 1, इसको काटोगे कितना आएगा 8, 8 में से गया आपका 7 आ जाएगा, बताओ 7 दिखाई दे रहा है, डन है। अब अगली बार इन दोनों का रिलेशन बन जाएगा, चलो भी 4 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 8, और 8 बट्टे में 2 माइनस में 1, इसको काटोगे कितना आएगा 4, 4 में से गया, बताओ अगला 3 आएगा नहीं आएगा, ये लीजिए अगला 3 आ गया, डन है। इसी प्रकार से इसको निकाल लीजिए, 9 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 18, और 18 बट्टे में 2 माइनस में 1, इसको काटोगे कितना आएगा 9, 9 में से गया, बताइए आपका 8 आएगा नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। बताओ डन है क्या बच्चों, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला 9 इंटू 4 करोगे 36, 36 में 2 का भाग दोगे 18, 18 में से गया 17, डन है। ये लीजिए आपके सामने आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भाई, ठीक है। साथ साथ में बच्चों सेशन को लाइक कर देना है ना। मनप्रीत मनोज से कहता है तुम्हारे पिता मतलब किसके पिता, मनोज के पिता। ये लीजिए मनोज के पिता, पता ये कौन है, ये मैं हूं जिसका नाम क्या है, मनप्रीत है, जिसका नाम मनप्रीत है। मनप्रीत कहता है मनोज से, तुम्हारे पिता मेरी मां का इकलौता बेटा है, इकलौती संतान है। तुम्हारा पिता मतलब मैं, और मैं मेरी मां की इकलौती संतान हूं, तो कोई और नहीं हूं, मैं खुद ही हूं। तो एक तरीके से बताइए मनप्रीत इसका क्या लगेगा, पिताजी लगेगा। तो पूछा क्या है, मनप्रीत का मनोज के साथ क्या संबंध है, पिताजी हो जाएगा भाई। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दीपक, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, ने अभिषेक से कहा कि तस्वीर में दिख रही महिला उसकी बहन मतलब किसकी बहन है, दीपक की। ये लीजिए दीपक की बहन, उसकी बहन की मां, ये लीजिए। अब बताओ उसकी बहन की मां होगी तो दीपक की भी मां ही होगी, हो जाएगी ना। तो उसकी बहन की मां की इकलौती बहू है, इकलौती बहू है। बहू मतलब आप समझते हो क्या, दीपक की वाइफ। अब इकलौती बहू है तो दीपक इसका इकलौता बेटा है, और इकलौते बेटे की बहू होगी तो दीपक की बहू हो जाएगी, मतलब एक तरीके से पत्नी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो दीपक कहना चाह रहा है अपने दोस्त को कि वह अपने माता पिता का अकेला है, और ये जो महिला है, ये महिला पता कौन है, ये मेरी बहन की मां की बहू है। और बताओ बहन की मां होगी वो मेरी भी मां होगी, और मेरी मां की बहू होने का मतलब है मेरी वाइफ हो गई। तो पूछना क्या चाह रहा है, तस्वीर में दिख रही महिला उस दीपक से क्या कैसा संबंध रखती है, तो पत्नी का संबंध रखती है। बताइए सबको समझ में आ गया, डन है। ये लीजिए अगला आपके लिए एक छोटी सी पीपीटी बनवा के लेके आया हूं ताकि समझ में ढंग से आ जाए, ठीक है। इसको अरेंज करना अच्छे से, अरेंज कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है भी लार्वा, ठीक है।
नहीं, सबसे पहले होता है अंडा, एग। एग से क्या बनता है? लार्वा बनता है। एग से लार्वा बनता है। लार्वे से क्या बनता है? पुपा। पुपा बनता है, मतलब जानवर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो क्या बन जाता है? एक तरीके से वयस्क बन जाता है, अडल्ट बन जाता है। मतलब तितर, ये तितली में बन गई भी, बटरफ्लाई बन गई, मैं तितर बोल देता भी आगे बात समझ में। सबसे पहले एक अंडा, अंडे से वही लार्वा बनता है। लार्वे से क्या बनता है? ये जो क्या नाम है इसका भी, पुपा। और पुपा के बाद बटरफ्लाई मतलब तितली, तितली मतलब अडल्ट बनेगा। तो ये रिलेशन किसके अंदर बनेगा? तो एक नंबर पे आएगा अंडा, उसके बाद 2 नंबर पे क्या आएगा? लार्वा, उसके बाद प्यूमा है क्या? ये प्यूपा, जो भी नाम है साइंस का वर्ड है, ये आ जाएगा प्यूपा। और अगले लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा वयस्क, आ जाएगा अडल्ट आएगा। तो ऐसा किसके अंदर दे रखा है अभी आपका? 2 4, सॉरी 2 4, उसके बाद 1 3, किसके अंदर है? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डन है अभी? सबको समझ में आ गया? एक नंबर पे अंडा, उसके बाद लार्वा, लार्वे के बाद में आ गया प्यूपा, उसके बाद में आ गया वयस्क। डन है अभी? चलो अभी अगले पे चलते हैं। अगला है रेस्टोरेंट, खाना, खाना पकाना, खाना ऑर्डर करना, खाना परोसना, इसको अरेंज करना है। तो बताओ, सबसे पहले एक आदमी कहां जाता है? रेस्टोरेंट में जाता है, और उसका लास्ट काम क्या होता है? खाना खाना। तो एक नंबर पे तो आएगा रेस्टोरेंट, और लास्ट में आएगा खाना खाना। 1 और 2 लास्ट में होंगे, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा फर्स्ट और ये रहा लास्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले खाना खाना जाएगा, और सबसे पहले रेस्टोरेंट जाएगा। रेस्टोरेंट में जाने के बाद ऑर्डर करेगा, और ऑर्डर करने के बाद भाई जो बनाने वाला है वो खाना पकाएगा, ठीक है। उसके बाद में खाना परोसा जाएगा, और लास्ट में खाना खाया जाएगा। आगे बात समझ में? अगले के बारे में बात करते हैं। मीना, सरोज, गोल्डी, प्रीति, पूनम और बेबी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अभी कितने लोग हैं? अभी 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। अभी एक सर्कल में केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं। ये लीजिए, सबसे पहले इसने क्या बोला? मीना सरोज के ठीक बाएं बैठी है। चलो अभी मीना है वो किसके? सरोज के। तो ये आ गई भी, सरोज आ गई। तो सरोज के बिल्कुल बाएं कौन है? भी मीना है, ठीक है। आगे इसने बोला गोल्डी सरोज के दाईं ओर तीसरा है। 1 2 3, यहां पे कौन आ जाएगा? भी गोल्डी आ जाएगा। ये आ गया गोल्डी। गोल्डी सरोज के दाईं ओर तीसरा है। आगे बोला प्रीति गोल्डी के बाएं दूसरी है। प्रीति गोल्डी के बाएं दूसरी है, तो मैं कह सकता हूं क्या इस साइड ये आ जाएगा, प्रीति आ जाएगी। तो प्रीति है वो गोल्डी के बाएं दूसरी है। आगे इसने क्या बोला? पूनम गोल्डी के ठीक दाएं हैं। गोल्डी के बिल्कुल दाएं कौन बैठी है? पूनम बैठी है, तो ये आ जाएगी पूनम बैठी है। आगे बात समझ में? एक कौन बच गई? बेबी बच गई, तो ये आ जाएगी बेबी। बताओ सबको समझ में आ गया? अभी डन है? पूछा क्या है? बेबी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो बेबी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? अभी सरोज बैठी है। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगला अभी 7 लोग PQRSTUV, ठीक है, उत्तर की ओर फेस करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर। ये लीजिए भी 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। सबसे पहले इसने क्या बोला? यू के दाईं ओर केवल 2 लोग हैं। ये लीजिए, यू के दाईं ओर केवल 2 लोग हैं। आर के बाईं ओर केवल 2 लोग हैं। आर के बाईं ओर केवल 2 लोग हैं। यू और क्यू के बीच में केवल 2 लोग हैं। यू और क्यू के बीच में केवल 2 लोग हैं। आर और वी के बीच में केवल 3 लोग हैं। आर और वी के बीच में केवल 3 लोग हैं। आगे बोला टी वी का, टी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो टी इस साइड आ जाएगा। टी है वो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। समझ में आ गया? एस यू के दाईं ओर बैठा है। एस वो यू के दाईं ओर बैठा है। ये लीजिए, पूछा क्या है तुमसे? ये बताओ क्यू और वी के बीच में कितने लोग हैं? तो बताओ क्यू और वी के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4, कितने लोग? अभी टोटल 4 लोग बीच में। बताओ सबको समझ में आ गया? डन है? चले आगे। अगला, उत्तर की ओर मुंह करके प्रतीक्षा क्षेत्र में खड़े लोगों की एक पंक्ति में, ये लीजिए उत्तर की ओर फेस करके बैठे हैं। इसको बोला जाएगा लेफ्ट, इसको बोला जाएगा राइट। हरी पंक्ति के बाएं छोर से 7वें स्थान पे है। हरी पंक्ति के बाएं छोर से 7वें स्थान पे, ये लीजिए 7वें स्थान पर है। आगे बोला, और उसके आगे बोला बाएं छोर से 7वें स्थान पे है, और उसके और पंक्ति में ठीक बीच में बैठा है। उसके बीच में 3 लोग हैं। उसके और जो पंक्ति में ठीक बीच में बैठा है, उनके बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो कह सकता हूं कि 7 और 3 10, 10 और 1 11। बीच में जो बैठा है उसका नंबर 11 है। 11 है, तो कह सकता हूं क्या इस साइड कितने बच्चे हैं? 10 हैं। और इस साइड भी कितने हैं? 10 है। तभी तो बीच में 11वां आएगा। डन है? तो बताओ बीच वाले की साइड 10 है,
और बीच वाले की इस साइड भी कितने 10 हैं, और प्लस में एक बीच वाला हो जाएगा। लाइन में टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल 21 आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। बताइए सबको समझ में आ गया भाई। आगे कहना चाह रहा है 6 व्यक्ति सी डी ई एक्स वाई जेड, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। तो भाई 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले इसने क्या बोला, केवल एक व्यक्ति y से छोटा है, y से केवल एक व्यक्ति छोटा है। x e से बड़ा है लेकिन d से छोटा है। x है वो e से बड़ा है लेकिन d से छोटा है। आगे बोला e है वो y से बड़ा है, e y से बड़ा है, 1 2 3, e y से बड़ा है। ना तो d और ना c सबसे बड़ा है, तो c यहां पे आएगा, d यहां पे आएगा, x यहां पे आ जाएगा, e यहां पे आ जाएगा। बच गया कौन, z, z यहां पे आ जाएगा। d भी सबसे टॉप पे नहीं है, c भी सबसे टॉप पे नहीं है, तो c नीचे जाएगा। आगे बात समझ में। पूछा क्या है, कितने व्यक्ति z से बड़े हैं, z से बड़े भी शून्य हैं, कोई भी नहीं है, सबसे बड़ा z ही है। सबसे बड़ा क्या है, z। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो देखो आपको पता है टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, 26 में अगर 2 का भाग दोगे तो 13 का पार्ट बनेगा। पहला पार्ट पता है कहां से कहां तक होता है, ए से एम तक होता है, और दूसरा वाला पार्ट कहां से कहां तक होता है, एन से जेड तक होता है। ठीक है, 13 के पार्ट बनेंगे। अब बोला दोनों को उल्टा लिखना है, तो दोनों को उल्टा लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, एम से ए तक लिखोगे, और दूसरा लिखोगे आप जेड से एन तक लिखोगे। तो जेड, उसके बाद वाई, उसके बाद एक्स, ये लीजिए। ठीक है, हो गया, डन है। 13 ये हो गए और 13 ये हो गए, आपस में पलट दिए गए हैं, उल्टे लिख दिए गए हैं। तो पूछा क्या है, बाईं ओर से 9वां अक्षर, बाईं ओर से 9वें अक्षर के और दाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच में कौन सा होगा। तो बाईं ओर से 9वां अक्षर और दाईं ओर से चौथा अक्षर। तो बताओ बायां 9वां दायां चौथा, टोटल काउंट किए कितने बन गए, 13 बन गए, 13 बन गए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 13 अल्फाबेट तो कंप्लीट हो चुके हैं। इसने क्या बोला, बाईं ओर से 9वां अक्षर और दाईं ओर से चौथा अक्षर, इसके बीच में कौन सा अक्षर आएगा वो पूछा है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 26 में से अगर मैं इन 13 को माइनस कर दूं तो टोटल अल्फाबेट बचेंगे 13, और 13 में 2 हिस्से बना लो, 2 हिस्से बनाओगे तो एक तो बिल्कुल बीच में आएगा, 6 इस साइड आएंगे और 6 आपकी इस साइड आएंगे, 6 अलग अलग हो जाएंगे, 6 6 12 और 1 13। डन है। अब मैं कह सकता हूं क्या, बाईं ओर से 9वां अक्षर तो ये हो गया, इसके आगे आपको कितना और चलना है, इसके आगे आपको 6 और 1 7 चलना है, 6 और 1 7 चलना है। तो कह सकता हूं क्या, कुल मिला के 9 प्लस में 7, 9 प्लस में 7 बराबर कितना चलना है, 16 चलना है, 16 चलना है। अब बताओ पहला पार्ट कहां से कहां तक है, 13 तक है, 13 अल्फाबेट। और बताओ 16 में से 13 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, आपके 3 ही बचेंगे। 3 वाला पार्ट इस साइड होगा और 3 वाला इस साइड होगा, तो 1 2 3, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। बस इतना सा काम है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26, 13 के हिस्से हैं। इसने क्या बोला, लेफ्ट साइड से 9वां और राइट साइड से चौथा, दोनों को जोड़ा 13 बना, तो 26 में से 13 गए, 13 बच गए। 13 में से आपको पता है 6 इस साइड होंगे, 6 इस साइड होंगे, एक बीच में आएगा, 6 और 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 7 हो जाएगा। तो टोटल 7 काउंट करना है, और वो भी कहां से काउंट करेंगे, 9 के बाद। तो बाईं ओर से 9, 9 प्लस 7 16, बाईं ओर से 16 काउंट करना है। अब बाईं ओर से बताओ 13 अल्फाबेट तो ये हो गए, तो 13 को हटाओ, तो 16 में से 13 गए, 3 बच गए। अब ये वाला पार्ट भी तो उल्टा है और ये वाला पार्ट उल्टा है, तो बताओ 3 बच गए, तो 1 2 3, बताइए तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया, डन है। चलो अभी अगले पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे वाले पार्ट को उल्टा करना है अभी। चलो अभी दूसरा वाला पार्ट बताओ कहां से कहां तक होता है, एन से जेड होता है, और इसको उल्टा कर देना है अभी, जेड से एन कर देना है। ठीक है, उल्टा कर देंगे। आगे इसने क्या बोला, तो बताइए दाईं ओर से 10वें अक्षर के दायां 5वां कौन सा होगा। तो दायां दायां, और आपस में क्या होता है माइनस, तो 10 माइनस में 5 करोगे तो कह सकता हूं क्या, दाईं ओर से 5वां आ जाएगा। और दाईं ओर से 5वां मतलब समझते हो क्या, एन ओ पी क्यू और आर, 1 2 3 4 5, दाईं ओर से बताओ 5वां कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा आर हो जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई। ये उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया तो यहां से काउंटिंग करेंगे, एन की काउंटिंग इस साइड से होगी। डन है बच्चों। अगला आ गया डायरेक्शन का क्वेश्चन। मोहन 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है अभी,
6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। उसके बाद में 90 डिग्री घूमता है दाईं ओर, ठीक है, और 3 किलोमीटर चलता है। तो ये लीजिए दाईं ओर गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद दोबारा दाईं ओर घूम गया और दोबारा दाईं ओर घूम गया और 3 किलोमीटर जाता है। दोबारा दाईं ओर 3 किलोमीटर, ये लीजिए यहां पहुंच गया। पूछा क्या है, बताइए आरंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है। तो आरंभिक स्थान से बताओ कौन सी दिशा में, आप बता दीजिए। तो ये आरंभिक स्थान है और यहां पे पहुंच गया, तो आपको दिशा बतानी है। तो ये दिशा कौन सी आएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी वेस्ट पश्चिम, ये आ जाएगी तुम्हारी दक्षिण। आरंभिक स्थान से वो आ जाएगा दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सोहन उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अभी बहुत बढ़िया बात है, ये लीजिए ढंग से समझना अभी आप। ये लीजिए डायरेक्शन 10 प्रकार की होती है, 10 में से आपको काम में तो 8 को ही लेना है, 8 को काम में लेना है, ठीक है। इसका मुंह कौन सी दिशा में है भाई, इसका मुंह है उत्तर पश्चिम में। तो ये लीजिए उत्तर और ये लीजिए पश्चिम, इसका मुंह हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। डन है। अब एक साइड में तो आप लिख लीजिएगा बायां, एक साइड में बायां और दूसरी साइड में क्या लिख लीजिएगा, दायां। बायां के नीचे बायां। सबसे पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावृत्त घूमता है, और दक्षिणावृत्त का मतलब होता है दायां, दक्षिणावृत्त का मतलब दायां होता है। फिर 360 डिग्री वामावृत्त घूमता है, वामावृत्त का मतलब होता है बायां, याद रखेंगे। फिर 90 डिग्री दोबारा दक्षिणावृत्त घूमता है, ये लीजिए 90 डिग्री दोबारा दक्षिणावृत्त घूमता है। टोटल कितना हो गया, 180 हो गया, और ये टोटल कितना हो गया, 360 हो गया। डन है। 360 में से 180 गया, तुम्हारा 180 डिग्री बचेगा, और वो भी क्या बचेगा, वो भी बायां बचेगा, बायां। अब चलो बायां हो या दायां हो, 180 डिग्री का मतलब तो अपोजिट होता है, और अगर अपोजिट होगा तो मैं कह सकता हूं क्या, उत्तर पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये लीजिए 180 डिग्री, ये लीजिए 180 डिग्री, बात तो एक ही है। तो आपका आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बताइए बच्चों, सबको समझ में आ गया, डन है यहां तक। भाई पेपर सोल्व करवा रहा हूं तो स्पीड से करवाने का तो बनता है, आप भी समझते हैं यार, ठीक है। एक बच्चा यही चाहता है कि कम से कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। फालतू की बकवास तो होती नहीं है कि ऐसे ऐसे आराम से पापा चल रहा है। एक बच्चा 2x पे चला के वीडियो देखता है, कोशिश करता है कि इतना धीरे पढ़ा रहा है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को देखूं। तो इससे बेटर है आप खुद ही थोड़ा तेज बोलो, ताकि बच्चे को 2x पे चलानी ना पड़े और चीजें भी ज्यादा हो जाए और कम समय लगे। आगे बात समझ में। टोटल कितने लोग, अभी 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और सप्ताह में अलग अलग दिनों में सफाई एजेंट के रूप में काम करते हैं अभी। तो बताओ कहां से कहां तक दे रखा है, सोमवार, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बच्चे क्या आ जाएगा, गुरुवार, गुरुवार के बच्चे बाद आ जाएगा शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद बच्चे क्या आएगा, शनि, और शनिवार के बाद लास्ट में आ जाएगा रविवार। ठीक है, जैसा बोले वैसा कर देंगे। सबसे पहले बोला, ठीक है, एक्स की ड्यूटी यू के ठीक पहले वाले दिन होती है। चलो भी मेरी बात सुनो, एक्स की ड्यूटी है वो यू से ठीक पहले वाले दिन होती है, यू से ठीक पहले वाले दिन होती है। आगे इसने क्या बोला, आगे बोला एस और टी की ड्यूटी एक्स से पहले होती है, एक्स से पहले किसी दिन होती है। मतलब एस की ड्यूटी और टी की ड्यूटी है ना, एक्स से पहले होती है किसी दिन, ठीक है, इससे पहले हो जाएगी भी, याद रखेंगे एस और टी की। आगे इसने क्या बोला, आगे बोला है भी एस और टी के बीच में, एस और टी के बीच में बीच वाले दिन केवल डब्ल्यू की ड्यूटी होती है। अब एस और टी के बीच में केवल किसकी ड्यूटी होती है, डब्ल्यू की ड्यूटी होती है, ठीक है। कल को टी ऊपर भी आ सकता है, एस नीचे भी आ सकता है। आगे बोला वी की ड्यूटी मंगलवार को होती है, ये लीजिए वी की ड्यूटी है वो मंगलवार को होती है। अब इनको अरेंज करना है। बताओ एक्स की ड्यूटी यू से पहले होती है, तो चलो यहां पे यू आ जाएगा, यहां पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की ड्यूटी यू से पहले हो गई। आगे एस टी की ड्यूटी है ना, एक्स से पहले होती है, और इन तीनों को सेट करना है, इन तीनों को यहीं पे सेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे एस आएगा तो यहाँ पे टी आएगा, और अगर यहाँ पे टी आएगा तो यहाँ पे एस आएगा, और दोनों के बीच में किसकी ड्यूटी है, दे रखा है केवल डब्ल्यू की ड्यूटी है, केवल डब्ल्यू की ड्यूटी है। अब बताओ एक जना कौन बच गया, जो भी बच गया हो नाम बताइए कौन बच गया। आर आ गया, अभी आर आपका नहीं है तो सबसे ऊपर आर आ जाएगा, डन है। तो पूछा क्या है, सोमवार को किसकी ड्यूटी होती है, तो सोमवार को किसकी ड्यूटी होती है, अभी आर की होती है, ठीक है। चलो भी अगला ये लीजिए बच्चे, जिसकी आपको मतलब इंतजार था, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। इसको आराम से पढ़ो और पढ़ने के बाद उत्तर देना है। मेरी बात समझ में आ गई, चलो पढ़ते हैं। कोयला और बिजली भारत के
ऊर्जा क्षेत्र में प्रधान आधार है। मतलब भाई ऊर्जा के क्षेत्र में ना कोयला और बिजली है, उनका जो मतलब आधार है वो प्रधान है ऊर्जा के क्षेत्र में। कोयला देश की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ है और ऊर्जा की मांग को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहने की एक संभावना है। ठीक है, अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ये। यह देश की 50% से अधिक व्यापारिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब है देश के अंदर ना 50% से ज्यादा है ना व्यापारिक ऊर्जा के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। कौन है? कोयला। आगे क्या कहना चाह रहा है? अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कोयले के अपेक्षाकृत विशाल भंडार के सूचित आंकड़ों के बावजूद देश समय समय पर कमी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब है ये जो बताया जा रहा है ना कि कोयला का हमारे पास में भंडार पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल कागजों के अंदर है, सूची के अंदर है, लेकिन असल में कोयले की कमी है। कोयले के भंडार की असल में कमी है, लेकिन कागजों में दिखाया जा रहा है कि हमारे पास में बहुत कोयला है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, देश समय समय पर इसकी कमी का सामना करता है, मतलब इसकी कमी होती है, लेकिन कागजों में क्या दिखाया जा रहा है कि हमारे पास में तो बहुत कोयला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विभिन्न अध्ययन समूह द्वारा कोयले के पूर्वानुमान घरेलू कोयले की मांग और आपूर्ति में बढ़ता हुआ अंतर देखने को मिला है। भाई सीधी सी बात है, कोयले का भंडार कम है और पूर्ति ज्यादा है, चाहिए ज्यादा, तो भाई इनके बीच का डिफरेंस तो होगा ही होगा, अंतर तो पैदा होगा ही होगा। आगे इसने क्या बोला? जिसका परिणाम होगा कि अधिक आयात होता है, जिसका परिणाम है अधिक आयात। ठीक है, इसके अतिरिक्त देश के भंडारों को प्राय बढ़ाकर बताया जाता है। मतलब यह दिखाया जाता है कि हमारे पास तो वास्तव में भंडार है, लेकिन असल में भंडार है नहीं, यही कहना चाह रहा है। दिखाया जाता है कि हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन कमी है, इसलिए पूर्ति और मांग में क्या है? डिफरेंस पैदा होता जा रहा है। आगे बोला क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया में कोयला खनन और खोज की गुणवत्ता, तकनीकी संभाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार नहीं किया जा रहा। मतलब कोयले की खनन और इसकी खोज में है ना एक तरीके से विचार नहीं किया जा रहा। ठीक है, इसकी गुणवत्ता के लिए इस पे विचार नहीं किया जा रहा। कुल मिला के बात यह है, पूरा का पूरा मुद्दा किस पे है बच्चे? कोयले के ऊपर है। ठीक है, दिखाया तो ये जा रहा है कि हमारे पास कोयले के भंडार है, लेकिन असल में भंडार है नहीं। ठीक है, और इसने ये बोला है ऊर्जा संसाधनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्जा का काम तो चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कोयलों की कमी हो रही है। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें बताया जा रहा है। सबसे पहला क्या बोला? विकसित देशों की कोयला खाने और भारत की कोयला खानों में ज्यादा लाभ कमाती है। ये कहना चाह रहा है कि विदेशी है जो बाहर के जो विकसित देश हैं उसके अंदर जो कोयला की खाने हैं और भारत की जो कोयला की खाने हैं ना, तो उनसे ज्यादा जो भारी है वो कोयला खाने ज्यादा लाभ कमा के दे रही है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी लाभ के बारे में बात हो रही है क्या? कहीं पे भी लाभ के बारे में बात नहीं हो रही। बस ये कहा जा रहा है कि ऊर्जा के स्रोत किससे पूरे किए जा रहे हैं? बिजली और कोयले से। ये कहीं नहीं दे रखा कि भाई इससे ज्यादा लाभ हो रहा है या इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, या भारी जो देश हैं उनकी कोयलों की खाने हैं वो अपने देश के मुकाबले ज्यादा लाभ कमा के दे रही है। बताओ ऐसा कोई डाटा इसमें लिखा हुआ है क्या? और जो डाटा लिखा हुआ नहीं है ना बच्चे, तुम अपनी खोपड़ी में फिक्स कर लो, उसका आंसर एक ही रहना है, और वो आंसर क्या रहेगा? डाटा है पर्याप्त। ये आंकड़े दिए हुए नहीं है, अपनी खोपड़ी में सेट कर लो। लाभ और हानि के बारे में कहीं बात नहीं चल रही, विदेशी मतलब कोयला खानों के बारे में कहीं पे भी बात नहीं चल रही, और जिसकी बात ही नहीं चल रही ना उसका आंसर एक ही होगा, तथ्य प्राप्त नहीं है, हमारे पास तथ्य नहीं है इसके। आगे बात समझ में। अगला, ऊर्जा निर्माण के लिए कोयले पर भारत की निर्भरता आने वाले समय में भी नहीं रहेगी। तो भाई बिल्कुल सही बात है, जिस प्रकार से कोयलों की कमी हो रही है, जिस प्रकार से भंडार की कमी हो रही है, उस प्रकार से एक टाइम के बाद कोयले की वजह से तो ऊर्जा के जो स्रोत है उसमें कमी नहीं पड़ेगी, उसके स्रोत के साधन कुछ और ही देखने पड़ेंगे। अभी तो हमारा काम लगभग 50% से ज्यादा कोयले पे डिपेंड होता है, लेकिन जिस हिसाब से भंडार तो बताए जा रहे हैं कि हमारे पास भंडार है, लेकिन असल में भंडार नहीं है। इसके बावजूद भी हमें एक टाइम के बाद बिना कोयले भी ऊर्जा के स्रोत प्राप्त करने पड़ेंगे, ऊर्जा के स्रोत बनाने पड़ेंगे बिना कोयले के भी। तो मैं कह सकता हूं क्या, तुम एक चीज हमेशा समझोगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं, एक तो होता है निश्चित रूप से सत्य, एक होता है संभवतः सत्य। इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें संभवतः सत्य आएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें कंक्लूजन निकालना पड़ता है, जब तुम्हें कंक्लूजन निकालना पड़ता है वो संभवतः सत्य की ओर लेके जाता है।
और जो तुम्हें दिया गया है वो का वो डाटा अगर आपके स्टेटमेंट के अंदर मिल जाए, उससे निश्चित रूप से सत्य कहा जाता है। जैसे इसने साफ साफ दे दिया, क्या दे दिया कि देश में 50% से अधिक व्यापारिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। और यही लाइन अगर क्वेश्चन के अंदर होती, उस क्वेश्चन के अंदर, तो आप बोलते निश्चित रूप से सत्य है। आगे बात समझ में। लेकिन अगर कंक्लूजन निकालना पड़ेगा तो वो संभवतः सत्य की ओर लेके जाएगा। इसने लास्ट में एक लाइन बोली कि क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया में कोयला का खनन और खोज की गुणवत्ता में विचार नहीं किया जा रहा। मतलब इसके अंदर विचार नहीं किया जा रहा कि हमें कोयले पे ध्यान दिया जाना चाहिए, और इसके बावजूद भी ऊर्जा के स्रोत है वो निरंतर चलते जा रहे हैं। ऊर्जा के स्रोत में निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य जारी है। तो ये चीज जो आपने निकाली है ये निश्चित रूप से सत्य नहीं होगी। ये क्या होगी? आपकी संभवतः सत्य होगी। आगे बात समझ में। एक लाइन और दे रखी है यहां पे, आप इस चीज को समझना। क्या ये दे रखी है भी, कोयला देश की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ है, ठीक है, और ऊर्जा की मांगों को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहने की एक संभावना है। और संभावना है मतलब संभवतः सत्य है। आगे बात समझ में। भाई कोयला है वो आने वाले समय में ऊर्जा के स्रोत बना सकता है, हम इसकी संभावना ही कर सकते हैं। और संभावना होने का मतलब है डेफिनेट राइट नहीं होगा, इसमें क्या होगा? संभवतः सत्य होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चे आपका? इसमें ऑप्शन आ जाएगा एक तरीके से संभवतः सत्य डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कहना चाह रहा है? भारत में कोयला भंडार आवश्यकता से बहुत अधिक है। तो एक बात बताइए, तुम थोड़ा सा निश्चित सोचो, एक थोड़ा सोच के देखो। ये तो क्या कहना चाह रहा है कि कोयला भंडार है वो केवल कागजों के अंदर है और असल में है नहीं। असल में है नहीं, आपने पढ़ा होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है? भारत के पास तो कोयला के भंडार है वो आवश्यक है, मतलब काफी ज्यादा है। तो बताओ ये बात आपको अपोजिट नहीं लग रही क्या? और अगर अपोजिट लग रही है तो आप इसको डेफिनेट तो ना कह के, डेफिनेट वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? संभवतः सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखना भी, एक लाइन पढ़नी है, यहाँ पे एक लाइन पढ़ते हैं। वो लाइन क्या है भी? वो लाइन मिलेगी आपको, ये लीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कोयले के अपेक्षाकृत विशाल भंडार के सूचित आंकड़ों के बावजूद, मतलब ये केवल सूचीबद्ध आंकड़े हैं, समय समय पर कमी का सामना करना पड़ रहा है। और इसने क्या बोला? इसने देखो, इसने बोला कि भारत में कोयला भंडार आवश्यकता से भी बहुत अधिक है। और वो क्या कहना चाह रहा है कि भंडार तो है ही नहीं, समय समय पे कमी देखनी पड़ रही है। तो जब कोई चीज अपोजिट होती है तो या तो डेफिनेट रॉन्ग होगी या फिर एक तरीके से संभवतः असत्य होगी। तो डेफिनेट वाला ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? संभवतः असत्य है। और डेफिनेट रॉन्ग पता है कब होगा? डेफिनेट रॉन्ग तब होगा जब डेटा बिल्कुल ऐसा कैसा मिल जाए। मैंने क्या बोला? जब कंक्लूजन निकालना पड़ता है तो वो संभवतः राइट होगा या संभवतः रॉन्ग होगा। और जब आपको वैसा का वैसा डेटा स्टेटमेंट में दिया है और वही आपसे पूछ लिया जाए, दिया हुआ मिल जाए, तो वो डेफिनेट हो जाता है। आगे बात समझ में। तो कह सकता हूं कि इसमें संभवतः सत्य हो जाएगा। वहां तो कहा जा रहा है कि भंडार नहीं है और ये कह रहा है भाई आवश्यकता से ज्यादा पड़ा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? आपका डी वाला हो जाएगा। बताओ, सबको समझ में आ गया? पैसेज एंड कंक्लूजन की क्लास है वो 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आराम से उस क्लास को देखना, भी अच्छे से आप समझना। आपके लिए 10 से 12 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। आपको पता चल जाएगा कि पैसेज वाला पोर्शन कैसे सही करना है, कैसे उस पर मेहनत करनी है। तो वो चीज आपको सीखने को मिलेगी। उम्मीद करूंगा आज का सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन लगभग हैं, ये आपको सभी को समझ में आ गए होंगे। और आप अच्छे से मेहनत करें और हर टेस्ट से आप कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, आपका यही टारगेट है कि एग्जाम्स जब आपका होगा कि रीजनिंग और मैथ के अंदर और इंग्लिश के अंदर आपके किसी भी हाल में नंबर नहीं कटने चाहिए। अपनी कमियों को यहीं दूर कर दो। नेट सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस करो, सारी कमियों को दूर करें। और जब 11 मई को खेलोगे, एग्जाम दोगे, तो वो आप 2 से ढाई 3 घंटे आपसे कोई नहीं ले सकता। उन 2 से ढाई 3 घंटे आप बढ़िया मेहनत करके जाएं। वो 3 घंटे ऐसा खेल के दिखाएं कि आपसे बढ़िया कोई खेल ही ना सके। ठीक है, तो उसके लिए लगातार मॉक टेस्ट देते रहें, नंबर बनाते रहें। जहां भी नया क्वेश्चन मिले उसको ट्राई करें, उसके लिए प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखें, माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।